हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, ये हमारा बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है। आप सभी को पता है कि बायोलॉजी जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हों, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो साइंस के तीनों ही सब्जेक्ट मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी और बेसिक से लेकर मतलब इजी टू मॉडरेट मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिले और हमारे इस वीडियो में आपको ना मिले। पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको बता दें, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मोटिवेशनल कोड है, एक बीज बिना आवाज़ किए उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश में शोर है लेकिन सृजन शांत है, यही मौन की शक्ति है। इसके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जो है अपनी जो स्टडी है, अपना जो प्लान है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, अपने मन को शांत करके अपने कर्तव्य को करते रहें, अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखें। आप शोर मत मचाइए। जिस दिन आप सक्सेस होंगे, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। सब लोग जान जाएंगे आप कौन है, आपने क्या पढ़ा। आप सक्सेस हो गए तो 10 लोग आपके पीछे चलने वाले मिलेंगे, और अगर आप सक्सेस नहीं हुए और कितनी भी स्टडी कर लिए तो कोई भी यह पूछने वाला नहीं है आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। तो इसलिए आप शांति से अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह हमारा बायोलॉजी का दूसरा सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने कोशिका वगैरह को देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लिए होंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे जाइए, आपको बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के नाम से फर्स्ट क्लास कोशिका आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था। अब एक बार हम मोटी मोटा देख लेते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बहुत विस्तृत से बताया था। यहाँ हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कोशिका क्या है। तो आपको बता दें, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। को अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है इंडिया में, तो ए के शर्मा है। और अगर केवल कोशिका की खोज पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और इंडिया में फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ए के शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर हमने देखा था कोशिका सिद्धांत क्या होता था। हमने आपको कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कोशिका क्या है एग्जाम्पल के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर से जरूर देखें, आपको कोशिका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम केवल एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं और आगे के पॉइंट, आज हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है, तो ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी जैविक जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की इकाई हैं और सभी कोशिकाएं पहले बनी कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कि कोशिका जो है वह हमारे जीवन का फंडामेंटल यूनिट है, यह हमारी इकाई है। एक कोशिका ही अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। जो पहले की बनी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्यों, कैसे होता है, तो इन कोशिका के मध्य एक विभाजन होता है जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। इन्हीं से अनेक प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। कोशिका विभाजन कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे जरूर देखेंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान जो बेटी कोशिका होती है यानी कि जो डॉटर सेल होती है, वो अनुवांशिक सामग्री लेकर जाती है। यानी कि एक मदर सेल होती है, उससे डॉटर सेल अलग होते हैं। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल, फिर दो डॉटर सेल हो गए, फिर वो दोनों मदर सेल का काम करेंगे, फिर उनसे दो डॉटर सेल। आगे हम इसे बहुत अच्छे से पिक्टोग्राफिक के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए कोशिका की संरचना, हमने आपको बताया था कि कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है। एक केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन सबको हमने देखा था कि कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है। फिर हम लोगों ने सेल कंपोनेंट यानी कि जो कोशिका के घटक हैं इनको एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, साइटोप्लाज्म यहाँ तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा पढ़ने का गॉल्गी अपर्चर भी कंप्लीट कर लिया है इसके पहले के वीडियो में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम देख चुके हैं, लाइसोसोम भी देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पहले हम आपको एक बार रिवीजन करके इसके बारे में बता देते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो यह प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण होता है, यानी कि इट इज आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल, यानी कि यह प्रत्येक कोशिका के सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है।
पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के कोशिकाओं में मौजूद होता है। मतलब यह प्लांट में, एनिमल्स में और माइक्रोब्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी यह जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वह पाई जाती है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की छोटी संख्या से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की संख्या से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। यानी कि जो ये होता है, कोशिका झिल्ली होती है, ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा सब्सटेंस कोशिका के अंदर जा रहा है, कौन सा सब्सटेंस कोशिका से बाहर आ रहा है, यानी गोइंग इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। उसका निर्धारण कौन करता है? ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल। सेल वाल सबसे पहले आपको बता दें, यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होता है, या पौधों में पाया जाता है, या ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। जो सेल वाल होता है ये केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। जिस तरह कोशिका झिल्ली जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, उसी तरह जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। या कोशिका को आकार में बने रहने में सहायता, यानी कि यह शेप देता है। कोशिका भित्ति होती है, यह शेप देता है कि प्लांट का शेप कैसा होगा, उसमें मदद करता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, जिस तरह से आप मार्केट से कोई घी का डिब्बा लाते हैं। मैंने आपको समझाया था इसके पहले की वीडियो में कि आप मार्केट से कोई घी का डिब्बा लाते हैं तो उसमें पहले आप घी जो होती है उसको आप देखते हैं एक रैपर के अंदर बंद होता है, उसके ऊपर से एक उसमें कागज़ का डब्बा लगा होता है। तो जो ये हमारा रैपर है जिसमें घी रखा हुआ है वह हमारा कोशिका झिल्ली है, और जो ऊपर का डब्बा लगा हुआ है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो शेप दे रहा है। अगर वो कोशिका जो कागज़ का डब्बा ऊपर से लगा हुआ, अगर उसे आप हटा देंगे तो आप देखेंगे घी को कहीं से भी मोड़ सकते हैं, कहीं से भी पिचका सकते हैं, वो पिचक जाएगी। लेकिन अगर वह जो ऊपर से डब्बा लगा हुआ है कागज़ का, वो जो है उसको शेप देने का, उसको आकार देने का कार्य कर रहा है। उसी तरह जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को आकार देने का कार्य करता है। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्रक क्या है। केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जिस तरह कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, उसी तरह केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में किया था। अब देखिए, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन मैच करता हुआ नाम है, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए थे। केंद्रक क्या होता है? बीज में, जो बीच में पाया जाता है, यानी किसी भी चीज़ के बीच में, यानी कि केंद्र में पाया जाने वाला चीज़। तो आप कोई भी फल खा रहे हैं, कोई भी, जैसे आप मूंगफली खा रहे हैं, या आप आम खा रहे हैं, या आप जामुन खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो आप देखेंगे उसका जो बीज होता है, जो उसके सेंटर में होता है, उसका रंग कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। वो अधिकतर भूरा ही होता है, कुछ के चेंज भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो बीज होता है वो भूरा होता है। तो इससे आप याद कर लेंगे ब्राउन से कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, 1838 में। और कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में, 1665 में। और केंद्रक की खोज कब हुई थी? तो 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, या तीनों ही, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, तीनों ही केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं, केंद्रक में ही पाए जाते हैं। इसे सेल का प्रबंधक और नियंत्रक कहा जाता है। प्रबंधक और नियंत्रक का क्या मतलब है? यानी कि मैनेजर एंड कंट्रोलर। सेल को कब कौन सा कार्य करना है, कब सेल को नए कोशिका का निर्माण करना है, सेल प्रोटीन निर्माण भी करता है, सेल बहुत सारे कार्य करता है ना, तो सेल को कब कौन सा कार्य करना है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो कंट्रोलर है, वह यही केंद्रक होता है। केंद्रक के द्वारा ही आदेश दिए जाते हैं सेल को कार्य करने के लिए, तभी सेल कोई भी कार्य कर पाता है। ठीक है, इट्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेज इन एनिमल सेल, यानी कि इसे केंद्रक द्रव्य के रूप में धागे नुमा आकार में बिखरा होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इसी केंद्रक में, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाती हूँ एक चित्र के माध्यम से। देखिए, ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक, कोई सेल है, इसके बीच में एक केंद्रक है, ये केंद्रक है। इसी केंद्रक में धागे के समान कुछ संरचना होती है, ऐसे, जिसे क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं या क्रोमैटिन धागा कहते हैं। ये जो होता है ये प्रोटीन व डीएनए अम्ल से बना होता है। ठीक है,
या किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमेटिन थ्रेड कहाँ पाया जाता है, तो यह केंद्रक में ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन के वक्त क्रोमैटिन सिकुड़कर छोटे व मोटे धागों में संगठित हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। यही जो क्रोमैटिन जो अभी मैंने बनाया था क्रोमैटिन, यही जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका यानी एक कोशिका है, इसका जब विभाजन होगा यानी यह एक पार्ट से दो पार्ट में टूट जाती है, तो बीच में मान लीजिए केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमैटिन थ्रेड भी पाए गए हैं, तो यही सिकुड़कर क्या हो जाती है, यही सिकुड़कर मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाती है, जिससे कोशिका का विभाजन हो जाता है और इसी को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहा जाता है। समझ में आया। अब देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, देखिए आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये मान लीजिए केंद्रक है, ये देखिए केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है, ये केंद्रक है। इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है यानी कि केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियर एनवलप है यानी कि बाहरी झिल्ली है, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु के बीच होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से अच्छे से आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसी के बाहर न्यूक्लियर एनवलप लगा हुआ है और यहीं पे ये जो साइटोप्लाज्म है ये बिखरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म यहाँ पे बिखरा हुआ होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो होता है साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु के बीच में फैला हुआ होता है। इसकी भीतरी परत को एंडोप्लाज्म के रूप में तथा बाहरी परत को सेल कार्टिलेज या एक्टोप्लाज्म के रूप में कहा जाता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसमें जो भीतर की तरफ होता है यानी अंदर की तरफ, अंदर इंडो और बाहर एक्टो। देखिए यहीं से आपको नाम याद हो जाएगा। अंदर के भाग को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडो यानी कि अंदर की तरफ, एक्टो यानी कि बाहर की तरफ। तो इसके जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर के भाग को एंडोप्लाज्म और बाहर के भाग को एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब आता है गोल्जी अपरटस। गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, गोल्जी अपरटस, इसको कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपको गोल्जी अपरटस का चित्र दिखाई दे रहा है, गोल्जी बॉडी की चित्र दिखाई दे रही है। गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का जो है, कोशिका का इसे डाकघर कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये गोल्जी बॉडी होती है, ये इसका जो कार्य होता है, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ कि गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। देखिए गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको यहाँ चित्र में ये देखिए गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी की जो संरचना है, ये आपको रुमाल यानी कि कपड़े की जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी। जिस तरह फोल्ड करके कपड़ा रख दिया जाता है, उसी तरह से आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी गोल्जी बॉडी की, ठीक है। दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये गोल्जी बॉडी, ठीक। अब ये जो होती है कपड़े की जैसी संरचना होती है, जो केंद्रक को 3/4 एरिया में घेरे हुए है। ये जो गोल्जी बॉडी होती है, ये मान लीजिए हमारा केंद्रक, एक मिनट, ये मान लीजिए हमारा केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, इसको ऐसे 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 करके ये घेरे हुआ होता है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी पे गोल्जी बॉडी अटैच होती है, ठीक है। यह केंद्रक के 3/4 भाग को घेरे हुए होती है। इसमें जैसे संरचना, जैसे राइबोसोम प्रोटीन जैसे, ठीक है, इसे जो केंद्रक को घेरे हुए होती है, ये राइबोसोम इस पे लगे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं। एक मिनट मैं आपको अच्छे से चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये मान लीजिए हमारा गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो नीला नीला दिख रहा है और जो ये दिख रहा है, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए है। जब केंद्रक को ये चारों तरफ से घेरे हुए है, तो इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा हुआ है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको कुछ दाने नुमा संरचना दिखाई दे रहा होगा। दाने नुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए दाने नुमा संरचना,
ये देखिए दानेनुमा संरचना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये दाने, इसे राइबोसोम कहते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दानेनुमा संरचना लगा होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें यह दानेनुमा संरचना नहीं लगा होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप रफ से समझ रहे हैं ना, खुरदुरा सा दिखाई दे तो वो रफ ऑटोमेटिक हो जाता है, और मान लीजिए दानेनुमा संरचना नहीं लगा है तो वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे पोस्ट ऑफिस कैसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही प्रोटीन बनता है, उसे गोल्स के रूप में गोल्जी काय के पास भेजता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, और ये देखिए गोले 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 से नुमा संरचना, ये प्रोटीन है। अब इसे इसी बाउल्स के रूप में, इसी गोले नुमा संरचना के रूप में ये किसके पास भेजता है, गोल्जी अपरटस के पास भेजता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी प्रोटीन को किसके पास भेजता है, गोल्जी अपरटस के पास भेजता है। गोल्जी अपरटस इसे ट्रांसफर करता है केवल। देखिए अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आया और गोल्जी अपरटस, यहाँ से गोल्जी अपरटस से होते हुए ये देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ गया, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ गया। तो गोल्जी अपरटस ने क्या किया, केवल इसको ऐसे 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 घुमा के और बाहर कर दिया। प्रोटीन बनाने का कार्य कौन किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया, लेकिन बाहर निकाला कौन, गोल्जी अपरटस से होते हुए कैसे ये निकल गया, बाहर निकल गया, एंडोसाइट के माध्यम से ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो गोल्जी अपरटस ने क्या काम किया, केवल एक पोस्ट ऑफिस का तो कार्य किया, केवल एक संदेश को दूसरी जगह भेजने का ही तो कार्य किया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में आकर सेल मेम्ब्रेन से निकल जाता है, ठीक है, या हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं प्रोटीन के द्वारा होता है, जो राइबोसोम बनाकर देता है, जो गोल्जी को बॉडी के थ्रू हमारे शरीर में फैलता है, इसी के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन बना राइबोसोम में, ठीक। अब एक बार समझिए, प्रोटीन जो है ये बना कहाँ, राइबोसोम में बना। राइबोसोम कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन जाल के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ है, तो न्यूक्लियस क्रोमेटिन जाल के ऊपर है, बैठा है। डीएनए के दिशा निर्देश पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। किसके दिशा निर्देश पे, डीएनए के दिशा निर्देश पे। डीएनए के दिशा निर्देश पे प्रोटीन का निर्माण हुआ, और डीएनए ने मैसेंजर राइबोसोम, अब देखिए राइबोसोम 3 तरह के होते हैं, एक मैसेंजर mRNA, tRNA और rRNA। यानी कि mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, tRNA होता है ट्रांसफर आरएनए, और rRNA होता है राइबोसोमल आरएनए। तो डीएनए के दिशा निर्देश पे जब प्रोटीन बना, ठीक है, अब मान लीजिए प्रोटीन बन के तैयार है, ठीक है। डीएनए के दिशा निर्देश पे प्रोटीन बना, तो डीएनए ने मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा इसे राइबोसोम में आया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के द्वारा राइबोसोम में आया। राइबोसोम के पास आकर rRNA था, राइबोसोम के पास rRNA था, जो इसे ट्रांसफर कर रहा था, जिसे प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा था। अब tRNA इसे क्या कर, सॉरी देखिए, मैसेंजर आरएनए आया, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए, डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ आया, rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए के पास आया, और वहाँ से इसको ट्रांसफर करने का कार्य किया tRNA, ठीक है। जैसे जेनेटिकल मोड है, ठीक है, ये क्या है, एक जेनेटिकल मोड है। अब प्रोटीन प्रॉपर तरीके से जीबी से निकल रहा है, यानी कि गोल्जी बॉडी से निकलकर सेल में आ जाता है। प्रोटीन्स बॉल को गोल्जी बॉडी के केवल एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का कार्य किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। न्यूक्लियस में डीएनए है, देखिए एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए न्यूक्लियस है, ठीक, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए के दिशा निर्देश पे प्रोटीन बना, प्रोटीन बन के आया यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, राइबोसोम में भी डीएनए पाया जाता है। इसी डीएनए ने प्रोटीन बनाने का कार्य किया। इसी डीएनए ने जब प्रोटीन बनाया तो इसे एक बाउल्स के रूप में, एक गोले के रूप में, एक कटोरे के रूप में इसे भेजा गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी बॉडी इसे एक ऐसे गोल्जी बॉडी ने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, कुछ ना निकाला ना कुछ ऐड किया, इसे केवल यहाँ से ऐसे घुमाते बाहर कर दिया, कोशिका से बाहर कर दिया। कोशिका से बाहर जब ये हो गया तो हमारे शरीर के रक्त में मिल गया। रक्त में मिलाने का कार्य किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। आपको
उम्मीद है कि गोल्जी बॉडी समझ में आया। अब एक गोल्जी बॉडी में एक शब्द आता है सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी क्या होता है और ट्रांस गोल्जी क्या होता है? तो ये बहुत सिंपल शब्द है, ये अक्सर एग्जाम में देख लिया जाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ का पार्ट है, यानी कि मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी साइड का जो भाग है, ठीक है, इसको सिस गोल्जी कहा जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ का भाग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साइड का जो भाग है गोल्जी बॉडी का, इसे ट्रांस गोल्जी बॉडी कहा जाता है। समझ में आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड का जो भाग है इसे सिस गोल्जी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड का भाग है इसे ट्रांस गोल्जी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको गोल्जी बॉडी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने गोल्जी बॉडी देख लिया। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इसे सेल यानी कि पोस्ट ऑफिस के रूप में जाना जाता है। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। यह लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करता है। लाइसोसोम क्या है? अभी हम आगे आपको बताएंगे कि लाइसोसोम क्या है। इसका निर्माण जो है ये गोल्जी बॉडी ही करता है। गोल्जी शरीर का आकार कोशिका की चयापचय गतिविधियों के अनुसार बदलता है, यानी कि साइज ऑफ द गोल्जी बॉडी चेंज एज पर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, गोल्जी तंत्र का आकार प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और लिपिड को संबंधित और पैकेज करना है। उम्मीद है आपको गोल्जी बॉडी समझ में आ गया। अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको बता चुकी हूँ, फिगर के द्वारा समझा चुकी हूँ क्या है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि पैलाडे द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में। कब किया? 1955 में। यह पूरे सेल में पदार्थ के परिवहन में शामिल है, यानी कि इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल, यानी कि यह पूरे सेल में, पूरी कोशिका में पदार्थ का परिवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एस्ट्राइड, प्रोटीन के संश्लेषण से एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मैंने आपको बताया कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नामक कण आकर चिपक जाता है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यही जो राइबोसोम है सभी कोशिकाओं में मौजूद है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। निर्मित प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक का उपयोग करके आवश्यकता के आधार पर कोशिकाओं में भिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। यही राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी पे जब राइबोसोम नामक कण आकर चिपक जाता है तो इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जब यही राइबोसोम यहाँ से हट जाता है तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं लाइसोसोम क्या है। अब बात आती है लाइसोसोम। पहले मैंने आपको बताया लाइसोसोम का निर्माण जो है ये गोल्जी बॉडी करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। एक मिनट, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम सेल के अपशिष्ट निपटान प्रणाली का एक प्रकार है, यानी कि बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं जो किसी कार्य में नहीं होते हैं, किसी कार्य लायक नहीं होते हैं, ये इसका जो एक प्रकार है ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम उसको खत्म करने का कार्य करता है। लाइसोसोम पाचक एंजाइम से भरे झिल्लीदार थैली होती है। लाइसोसोम को सेल के सुसाइडल बैग के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोम किसी भी विदेशी सामग्री को पचाकर सेल को साफ रखने में मदद करता है। अब देखिए, आपने ऐसे देख लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ कि लाइसोसोम क्या है। देखिए, अगर घर में लड़ाई हो रही है, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो आपके घर का मुखिया कौन है? आपके घर के मुखिया कौन है? आपके घर के जो मुखिया होंगे, आपके पापा, उनके द्वारा आपको निर्णय दिया जाता है कि पापा जो हैं वो बाहर से सबको बुलाते हैं, चिंटू मिंटू, सिंटू मिंटू, गुंटू, जितने भी हो सब जल्दी आओ, लड़ाई हो रही है। ठीक है, इसका निर्णय कौन लेता है? पापा लेते हैं कि लड़ाई हो रही है। ठीक है, कि कौन कौन सदस्य लड़ाई में भाग लेंगे और कौन सदस्य लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, इन सब का निर्णय कौन लेता है? पापा लेते हैं। तो पापा क्या है? घर के मुखिया। उसी तरह जो हमारे के सेल का केंद्रक हो, जो हमारे सेल का मुखिया होता है, जो हमारे सेल का CPU होता है, वो केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है ये हमारे सेल का CPU होता है, हमारे घर का मुखिया होता है। सेल अगर अनियंत्रित पदार्थ घुस जाते हैं, जिस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बाहर आए जो हमसे लड़ाई करने आया है, तो हमारे पापा कहते हैं कि इनको मार के भगा दो। उसी तरह जब हमारे शरीर में कोई अनवांछनीय पदार्थ जिसको हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे शरीर में आए, जिसको हमारा शरीर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अगर वो हमारे शरीर में इंटर हो जाता है, हमारे शरीर में घुस जाता है, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि ये, मतलब बायोलॉजी की भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी की भाषा में इन्हें हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन जो हमारे कोशिकाओं में एंट्री हो जाता है तो उन्हें सेल भगाती है। सेल कैसे भगाती है इन्हें?
जिस तरह से घर में लड़ाई के समय हाथ में लट्ठे, हॉकी वगैरह लेकर इन्हें भगाया जाता है, उसी तरह सेल जो होती है इन पे लाइसोसोम जो होता है इसी को छिड़क कर इन्हें भगा देती है। लाइसोसोम गोल्गी बॉडी के द्वारा बनता है, मैंने आपको बताया था। तो इसे जो है उन अनवांछनीय पदार्थों पर ऐसे छिड़क कर इन्हें भगा देती है। एंटीजन पर लाइसोसोम भगा देती है, ठीक है। उसका आकार अपने द्रव्य गिरा देता है और अगर इसका द्रव्य फैल गया, इसका जो द्रव्य होता है लाइसोसोम में कुछ द्रव्य भरे होते हैं, इसी को छिड़क कर उन एंटीजन को भगा दिया जाता है। और अगर मान लीजिए इनमें जो द्रव्य होते हैं वो मतलब बहुत जहरीले होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ये जिस भी कोशिका पे पड़ते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो कोशिका के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है कि ये अनवांछित, मान लीजिए कि देखिए जैसे हमारी अंगुली, अगर मान लीजिए हम कहीं चोट लग गई हमें और हमारी उंगली मान लीजिए किसी दरवाजे में फंस गई या चोट लग गई तो ब्लैक हो जाती है ना, काली काली पड़ जाती है। तो कोशिका जो होती है उनको हटाना चाहती है, कोशिका वहाँ की खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है, तो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाता है, इसी लाइसोसोम के द्वारा। इसी लाइसोसोम उस पर थोड़ा उस कोशिका को जो लाइसोसोम था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अन्य कोशिकाएं अपना थोड़ा लाइसोसोम इस पर डालती रहती हैं, छिड़कती रहती हैं और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। यही लाइसोसोम अगर मान लीजिए फट जाए, अपने आप में फट जाए, तो यह सुसाइड बैग के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यह तुरंत अपने आप को उसी कोशिका को, उसी सेल को खत्म कर देगा जिसमें यह प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग के रूप में भी जाना जाता है। ये सारा जो काम है वो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी बनाता है, गोल्जी बॉडी को दिशा निर्देश केंद्रित करता है, अर्थात यह पूरा सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे से अटैच होता है। खत्म कोशिकाओं को, अनवांछनीय पदार्थ को खत्म करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम बनाता कौन है? तो गोल्जी बॉडी बनाता है। गोल्जी बॉडी को दिशा निर्देश कौन देता है? तो केंद्रक देता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसके आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।